नमस्कार। आज से हम लोग एक नए सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग दृष्टि डिवीज़न जो दृष्टि आईएएस कोचिंग है उसके जो एनसीईआरटी बुक है, मतलब एक बुक उन्होंने पब्लिश कर रखा है जिसमें एनसीईआरटी थ्रो क्वेश्चंस, यानी कि एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी वेस्ट एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसके थ्रू जो क्वेश्चंस उन्होंने दे रखा है, बहुत ही मतलब बेहतरीन किताब है समझिए कि। और उसमें जो है सामान्य विज्ञान का जो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल, यानी कि पूरा व्याख्या के साथ हल किया है। तो इस पूरे किताब को हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज के माध्यम से। एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी बेस्ड है दृष्टि आईएएस कोचिंग जो है उसका जो है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, तो क्लास 6 से हम लोग 12 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 से और देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें भोजन कहाँ से आते हैं, ये सब क्लास 6 का है। ठीक है, आगे चलिएगा तो क्लास 7 का भी है, क्लास 8 भी है, 9 भी है और 10 तक, 11 और फिर 11 तक दिया हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास जो है 6 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है, इस चैप्टर का है और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्याख्या सहित सब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इसको पूरा बढ़िया समझिए, हम व्याख्या के साथ आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो देखिएगा सब समझ में आएगा। करा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो जो मांस भी खाता है और पेड़ पौधे पादप भी खाते हैं, यानी जंतु और पादप दोनों का जो है मतलब भक्षण करता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर ए तथा बी दोनों गुण हो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि सर्वाहारी कौन होता है, जो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। अब देखिए शाकाहारी क्या है, तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं, केवल पेड़ पौधे यानी कि पादप का भोजन करते हैं, पादप को खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। लेकिन जो केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं, ठीक है, तो उसे मांसाहारी कहते हैं और जो पादप का भोजन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। और जो जंतु जो है पादप को भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी जो है उसको उसका भी भोजन करते हैं, और जो दूसरे प्राणी हैं, जो अन्य जीव हैं, उसको भी खाते हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो क्लियर कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि। मधुमक्खियाँ जो हैं फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। दूसरा है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा होता है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मधुमक्खियाँ जो हैं फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं, इसे भंडारित करती है क्यों, तो इसलिए एकत्रित करती है क्योंकि फूल और उसका जो मकरंद है वो केवल वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। मतलब वर्ष में जो है साल भर के जो ड्यूरेशन है उसमें कुछ समय के लिए क्या होता है कि मकरंद होता है। और क्या करती हैं फूल और उसका मकरंद जो है साल भर में कुछ ही समय के लिए होता है। इसीलिए मधुमक्खियाँ क्या करती है, उनका एक भंडार कर लेती है, उनका जो है भंडारित करती है, ताकि जो है आगे जब ये मकरंद और फूल मतलब नहीं बनेंगे तब भी वो अपना भोजन कर सके। जैसे कि व्याख्या में लिखा है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है, इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, कुछ समय में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए भंडारित करके रख लेती है ताकि आगे भी भोजन कर सके। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, ताकि आगे समय में भी इसका प्रयोग किया जा सके, इसीलिए मकरंद और फूलों का एक भंडारण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। ठीक है, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। दूसरा है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ठीक है, कौवा मांसाहारी जीव है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, माने जो सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सत्य
नहीं है। पूछा है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। क्या सभी पौधों के जड़ और तना और उसके पत्तियों को खाया जाता है? नहीं, सभी पौधों की नहीं खाया जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिनके पत्ती, तना, जड़ को खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सत्य नहीं है, पूछा है तो ये हो सकता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, यानी कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा? सही होगा। और उसके बाद बोला है कौवा मांसाहारी जीव है। ठीक है, कौवा मांसाहारी जीव है, तो ये आपको बताना है कि कौवा मांसाहारी जीव है कि नहीं है। तो इसका ये गलत है। ठीक है, कौवा जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, तो ये मांसाहारी नहीं होगा। यानी 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कौन कौन से गलत है? तो सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ये गलत बात बोला है। कौवा मांसाहारी जीव है, ये भी गलत बात बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा ही है कौन गलत है। अब देखिए यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। कह रहा है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग होता है। यानी कि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही उसका खाने के योग्य होता है, बाकी सब नहीं होता है। और सभी पौधों की जड़, तना की बात है तो ऐसा गलत है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है, और ये गलत था कि कौवा मांसाहारी जीव है, कौवा सर्वाहारी जीव है, इसलिए ये भी गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट से प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताइए, शेर एवं बाघ और ये सूची 2 में है। सब्जियां हैं, शाकाहारी सभी जंतु उत्पाद, पालक, फूल गोभी दूसरे जंतु खाते हैं, दूध, पनीर, घी, दही पादप एवं पादप उत्पाद है। अब यहाँ पे बोला है कि इसका सही मिलान करिए। समझ रहे हैं ना, सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, शेर और बाघ, शेर और बाघ क्या हो सकते हैं? शेर और बाघ जो है ये मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, तो इसीलिए ये दूसरे जंतु को खाते हैं, याद रखिएगा। तो 2 1 का क्या होगा? 3 हो गया। 1 का क्या हो गया? 3 हो गया। शाकाहारी जो है वो क्या खाते हैं? तो शाकाहारी जो है ना, ये जो है शाकाहारी, ये जो है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं वो पादप को खाएंगे या फिर पादप से जो भी उत्पाद बनेगा उसको खाएंगे। यानी कि 3 का हो गया 4, 3 4। पालक या फूल गोभी, पालक फूल गोभी क्या है? सब्जियां हैं। या फिर दूध, पनीर, घी, दही, ये दूध, पनीर, घी, दही ये जो है जंतु उत्पाद है, क्योंकि दूध जंतु से ही मिलता है, पनीर भी जंतु से मिलता है, घी, दही ये सब जंतु उत्पाद है। यानी कि डी का हो जाएगा 2 और सी बच गया। तो सी पालक और फूल गोभी क्या है? सब्जी है। तो 3 4 1 2 क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 3 4 1 2 किस में है? तो 3 4 2 1 नहीं, ये नहीं होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शेर एवं बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतु खाते हैं। शाकाहारी जो होता है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक फूल गोभी क्या है? सब्जी है। दूध, पनीर, घी, दही ये सब सभी जंतु उत्पाद है। तो हमने चैप्टर 1 जो था उसको पढ़ लिए। अब देखिए क्लास 6 का चैप्टर 2, क्लास 6 का चैप्टर 2 होगा भोजन के घटक। भोजन के कौन कौन से घटक हैं? अब यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो बोला है खनिज लवण है, आहारी रेशे हैं, विटामिन है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, 1 2 और 3। तो क्या होगा? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा, ठीक है, कि भोजन के पोषक तत्वों को आपको बताना है। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब भोजन के पोषक तत्व। विटामिन भी आता है और खनिज लवण भी आता है। आहारी रेशे, रुक्षांश ये जो भोजन के घटक नहीं है, ये भोजन के पोषक तत्व नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 होगा केवल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। भोजन के पोषक तत्व इनमें से कौन कौन है? तो भोजन के पोषक तत्व आपका विटामिन, खनिज लवण होगा। आहारी रेशा जो होता है ये भोजन के पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, ठीक है वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण सम्मिलित होता है। ये भोजन के 5 मुख्य पोषक तत्व हैं। 5 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से भोजन के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है, लेकिन रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। यानी कि रुक्षांश भी होता है
इसमें, लेकिन ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। हालांकि भोजन में ये होता है रुक्षांश, आहारी रेशे जिसको कहते हैं, जल भी होता है, लेकिन ये पोषक तत्व हमें नहीं देता है। तो शरीर में हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो 5 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। याद रखिएगा, यही सवाल उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब भोजन के पोषक तत्वों के बारे में आपको बताना है। बोला है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सभी जो है शरीर को हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है और वसा ये हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। दूसरा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही। प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, प्रोटीन और जो भी खनिज लवण होता है ये हमारे शरीर को वृद्धि देता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को वृद्धि देता है, ठीक है। और खनिज लवण जो है अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक है। प्रोटीन और खनिज लवण ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर। विटामिन हमारे शरीर के रोगों को रक्षा में सहायता करता है। बिल्कुल, रोग में अगर कोई रोगों से आपको लड़ने की क्षमता देता है, यानी रोगों से रक्षा करने में आपकी जो सहायता करता है वो विटामिन होता है। तो रोगों से रक्षा करने में आपकी जो सहायता करता है वो क्या होता है? विटामिन। यानी कहने का मतलब है पोषक तत्वों के बारे में कौन सही है पूछा है, तो आपको 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, पोषक तत्वों के लिए तीनों सही है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है, और विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। तो इस तरीके से तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर होगा, 1, 2, 3। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो लिखा है कि तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल सही। प्रोटीन खनिज लवण शरीर की वृद्धि और रक्षण के लिए आवश्यक है, ये भी सही। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है प्रोटीन पोषक तत्वों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग जो प्रकार दिया गया है उस पर आपको विचार करना है। पहला अमीनो अम्ल, दूसरा शर्करा और तीसरा मंड है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कई प्रकार के होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई प्रकार के, लेकिन जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड होता है और शर्करा होता है। अमीनो अम्ल जो है ना ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, समझे ना। अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है, जबकि मंड और ये शर्करा ये दोनों जो हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहीं पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। नहीं है मतलब अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। जबकि मंड और शर्करा ये दोनों जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमीनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक यानी अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है पूछा है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे बोला है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब वसा जो है हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, तो अब लिखा है ऑप्शन ए में कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में वसा आप खाने लगिएगा तो शरीर आपका मोटा हो जाएगा, ये सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई कहे कि वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट से, तो आपको बताना है ठीक है। कोई पूछे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है कि वसा से ज़्यादा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो है वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो यही बोला है। इसका मतलब तीनों कथन यहाँ पे क्या है? सही है। आपसे पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो और तीन और 1, 2, 3 इनमें से पूछा है कि कौन सा जो है सबसे सही है। तो कथन 1 और 2 यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया है कि कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्या लिखा है जी?
करे कि वासा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा, नहीं ये तो गलत है। अभी आपको बताएं कि वासा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, इसका मतलब ये गलत है, थोड़ा सा हम लैंग्वेज पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत है, वासा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2। ठीक है, वहीं लिखा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वासा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, वासा की मात्रा से ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, यानी वासा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, इस बात को ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोनों ऊर्जा देता है, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, वासा से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों के अलावे जल भी भोजन का हिस्सा होता है। ठीक है, पोषक तत्वों के अलावे जल भी भोजन का हिस्सा है, भोजन में मिलता है। ठीक है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब जल के संदर्भ में बताना है, उस पर विचार करना है। कह कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, उपस्थित जल से हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये आपका सही हो रहा है। ठीक है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए जो आवश्यक जल की पूर्ति है खाद्य पदार्थों में उपस्थित, यानी कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें जो भी जल की मात्रा होती है उससे हमें जल की प्राप्ति, हमारे शरीर को जल की प्राप्ति हो जाती है, ये बात सही है। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने में सहायता करता है। अच्छे, देखिए क्या कह रहा है, पहला दिया है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ठीक है, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें जो जल होता है उससे हमारे शरीर की जल की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, जो भी आप जल पीते हैं वो आपको पोषक को, जो भी भोजन करते हैं उसको अवशोषित करता है। ठीक है, ये तो है। और मूत्र तथा पसीने के रूप में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो जल जो है कुछ तो अवशोषित कर देता है, भोजन जो पोषक तत्व लिए उसको अवशोषित कर देता है, बाकी जो शेष बच गया अपशिष्ट उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है कौन, जल। इसका मतलब ऑप्शन 2 भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। यानी कि जल जो हमें हमारे शरीर को मिलता है, तो जितने भी द्रव पदार्थ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उस सभी से हमें जल की प्राप्ति होती है। जैसे जल पीते हैं, दूध मिल लेते हैं, उसमें भी जल है, और चाय पीते हैं उसमें भी जल है। इस सभी से हमें जल की, हमारे शरीर को जल की प्राप्ति हो जाती है। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, आगे बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे कोड का सही प्रयोग कीजिए। सूची 1 विटामिन है, दूसरा जो है अभावजन्य रोग, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन होता है, विटामिन डी की कमी से। तो अभी जानते हैं विटामिन ए से रतौंधी होता है, यानी कि दृष्टिहीनता होता है, यानी ए का क्या हो गया, 3 हो गया। अब ए का 3 किस में है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, सी में नहीं है, तो सी नहीं होगा। कह रहा है कि विटामिन सी और एक है विटामिन डी और एक है विटामिन बी। तो विटामिन B1 से जो होता है वो बेरी बेरी होता है, विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी, यानी बी का 1 होगा, तो इसमें बी का 2 दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये होगा या तो ये होगा। अब विटामिन सी है और विटामिन डी है, तो विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से जो हो जाएगा आपका यही है, देखिए विटामिन सी जो है उससे हो जाता है आपका स्कर्वी, और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी जो है ये रिकेट्स होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, B1 से बेरी बेरी होता है, और विटामिन ए से दृष्टिहीनता होता है। यानी कि पहला का हो गया 3, पहला का हो गया 3, B1 का हो गया 1, ठीक है, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर यही होगा। याद रखिएगा विटामिन ए दृष्टिहीनता के लिए है, विटामिन B1 बेरी बेरी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन डी से क्या होगा, रिकेट्स, और विटामिन सी से जो है वो होता है स्कर्वी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब बताया है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, माने गलत ढूंढना है आपको। करें कि विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है, आपको गलत ढूंढना है कौन गलत है। तो विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन B1
घाव भरने में सहायक होता है, नहीं, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है। विटामिन सी जो है ना, ये घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B1 जो है घाव भरने में सहायक नहीं होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा है कौन असत्य है, असत्य माने गलत है, तो सही आंसर होगा आपका बी होगा। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है। विटामिन सी जो है ना, ये घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। तो वहीं इसका व्याख्या भी देख सकते हैं कि A, B, A, C, D सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। यानी कि जो विटामिन B1 है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है, यानी कि घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन सी है, विटामिन सी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो यहाँ पे खनिज दिया है, यहाँ पे अभाज्य रोग दिया है। तो कैल्शियम, कैल्शियम जो है ना, ये दांतों के लिए है उपयोगी, ठीक है। कह रहा है कि सही, हाँ, युग्म सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो एगो दिया है कैल्शियम, कैल्शियम दिया है अस्थि क्षय, दूसरा दिया है आयोडीन घेगा, लौ यहाँ पे दंत क्षय, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सही युग्मों को सही सुमेलित बताइए, कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, जो कैल्शियम है अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हड्डी क्षय, यानी कि जब हड्डियों में कोई त्रुटि हो गया, हड्डी में टूट फूट गया, तो उसका जो है किससे भरपूर, मतलब उसकी जो है आपूर्ति होगी, तो कैल्शियम से। कैल्शियम जो है हड्डी के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो ये तो सही है, सही मिल सुमेलित है। आयोडीन, आयोडीन माने घेघा रोग, ग्वाइटर रोग, ये भी सही है। लौह, लौह दंत क्षय नहीं, दंत क्षय नहीं, रक्त की कमी होता है शरीर में ना, तो उसके लिए लौह जो है खनिज लवण लौह, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। लौह की कमी को, लौह की कमी से माने जो रक्त अरक्तता की होती है, माने रक्त की कमी हो जाती है, उसके लिए लौह, लौह जो है खनिज लवण, उसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित है, तो एक सुमेलित है और दो, यानी कि एक और दो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ए होगा, एक और दो। ये कैल्शियम अस्थि क्षय और आयोडीन घेघा रोग, ये लौह नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लौह की कमी से रक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोर अनुभव करता है, जबकि आयोडीन की कमी से घेघा होता है और कैल्शियम कमी से अस्थि क्षय होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे हैं कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसके कमी कारण होता है। मानव शरीर में वृद्धि, अब वृद्धि किसके कमी से होता है, सॉरी, वृद्धि किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। और किस चीज़ की कमी हो जाएगी तो वृद्धि कम हो जाएगी, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सीधा दिख रहा है, करें कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की। प्रोटीन की अगर कमी रहेगी शरीर में वृद्धि नहीं होगा, सही आंसर है, क्योंकि प्रोटीन जो है वृद्धि, प्रोटीन अगर खाएंगे तो शरीर में वृद्धि होगी, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तंतु से वस्त्र तक, अगला चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। बोला है कि तागा, तागा यानी होता है धागा, धागा जो है पतले तंतुओं से बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताना है कौन सही नहीं है। धागा जो है पतले पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, और इस तंतु के बारे में कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए थे, ये तो बात सही है। जूट जो मिलता है हमें, पादप, ये पादप है, ये पौधे से हमें मिलता है कि नहीं, तो रुई भी पौधे से मिलता है, और जूट जो है ये जो है जूट, ये भी जो है हमें पादप से ही प्राप्त होता है, ठीक है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता है, सही नहीं पूछा है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, बिल्कुल सही। रेशम तंतु जो है, रेशम के जो धागे मिलते हैं, धागे बनते हैं, वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, याद रखिएगा। रेशम कीट के कोकून से क्या मिलता है, रेशम तंतु। रेशम कीट के कोकून से क्या मिलता है, रेशम तंतु मिलता है, ठीक है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही। ऊन और जो रेशम होता है हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। और यानी कि A, C, D ये तीनों सही है, गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, गलत है, ये गलत है, ये नारियल से नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पे अब इसका व्याख्या आप देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका दिया है कि तागा यानी कि धागा अनेक
तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। ठीक है, रुई और जूट जैसे पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट जो है पटसन के रेशे हैं। यस, जूट जो है ये पटसन से प्राप्त होता है। पटुआ जिसको गाँव में कहते हैं, पटुआ से प्राप्त होता है। पटसन एक द्विबीजी रेशेदार पौधा होता है। द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। पाट या पटुआ भी कहते हैं। और जूट जो है पटसन यानी कि पाट या पटुआ से प्राप्त होता है, नारियल के रेशे से नहीं प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट हियर। ठीक है, रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट या याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका पूछा है गलत कौन है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में पहला फ्लैक्स है, नायलॉन है, रेशम है, पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। कह रहे हैं कि उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। देखिए अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, दो प्रकार के तंतु होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा जो होता है वो होता है संश्लिष्ट तंतु। ठीक है, अब प्राकृतिक तंतु जो होता है ये पादप और जंतु से प्राप्त होता है। प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त होता है, पादप और जंतु से। पादप और जंतु से जो मिलता है वो होता है प्राकृतिक तंतु। पादप और जंतु से प्राप्त होने वाला जो प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु क्या है, तो जो पादप और जंतु से प्राप्त नहीं होता है, जो पादप और जंतु से प्राप्त नहीं होता है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। जो पादप और जंतु से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। करें कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लेक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। यानी संश्लिष्ट तंतु कहने का मतलब है कि कौन से जो है प्राकृतिक तंतु नहीं है। प्राकृतिक तंतु कहने का मतलब है कि जो पादप और जंतु से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं और जो नहीं प्राप्त होता है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका जो है पॉलिएस्टर, फ्लेक्स जो है, ठीक है, ये आपका किस प्रकार का तंतु होगा, तो ये आपका जो है तंतु जो होगा ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक तंतु। फ्लेक्स जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं, फ्लेक्स किसको कहते हैं, जूट। यानी कि फ्लेक्स देख के घबरा नहीं जाएगा, फ्लेक्स किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं। जो जूट होता है ये तो पौधे से प्राप्त होता है, तो ये फिर संश्लिष्ट में थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये जूट जो पौधे से प्राप्त होते हैं ये प्राकृतिक है। फ्लेक्स को क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं, फ्लेक्स को जूट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिएस्टर जो है ना ये नहीं होगा, ये पौधे से नहीं प्राप्त करता है। इसके बाद आपका हो जाएगा नायलॉन भी नहीं होता है। ठीक है, नायलॉन भी नहीं होता है। उसके बाद एक्रिलिक भी नहीं होता है। उसके बाद रेशम जो है ना ये अभी ऊपर पढ़े हैं कि जंतु से प्राप्त होता है। रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का जीव है। रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है रेशम, तो उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन। और फ्लेक्स और रेशम ये जो हैं प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है। क्यों उदाहरण है, क्योंकि ये जंतु और पादप से प्राप्त होते हैं। फ्लेक्स यानी जूट ये पौधे से प्राप्त होता है, और रेशम जो कि रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, एक जीव है, उससे प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक है। तो पूछा है कि इसमें से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, तो आपका पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन, यानी 2, 3, 4 किसमें, ऑप्शन बी में है। सही आंसर ये होगा। अब आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु क्या है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। यानी कि भारत में जो पटसन होता है इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है, सबसे एक नंबर पे आपका आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आता है बिहार, और तीसरे नंबर पे वहीं बंगाल असम आता है, और ये आपका केरल में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ प्रमुख रूप से खेती की जाती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, यानी 1, 3, 4। सही आंसर क्या होगा, AC होगा, यानी कि 3 का सही आंसर होगा 1, 3, 4। तो यहाँ पे जैसे कि व्याख्या में देख सकते हैं, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में पटसन की खेती की जाती है, और पटसन की खेती जो है प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है पटसन की खेती।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन, पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। कह रहा है कि पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ठीक है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। रेशे के तागा बनाने के लिए, तागा यानी धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अब इसमें आपको देखना है क्या, तो सबसे पहले बोला है कि पटसन यानी जूट पादप के पुष्पन अवस्था में काटते हैं। बिल्कुल, जब भी उसमें पुष्प होता है उसी अवस्था में उसको काट दिया जाता है, ठीक है। ये पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर, ठीक है, और जल के अंदर उसको क्या करते हैं, अभी हरा ही रहता है, पुष्पन अवस्था में रहता है, ठीक है, पुष्प लगे होते हैं। उसी समय उसको काटने के बाद उसके तनों को क्या करते हैं, जल के अंदर रख देते हैं, डुबो कर रख देते हैं। गांव में देखे होंगे। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया, फिर उसको निकालते हैं और उसको रेशे से तागा यानी उसको धागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कताई कहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं कि सामान्यतः पटसन जो है पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि पटसन जो है, पटसन पादप यानी कि पटसन जो है उसको पुष्पन अवस्था में ही काट दिया जाता है और फसल की कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। जैसे उसको काट दिए उसके बाद जल में उसको डुबा कर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लेता है। जो तना है वो गल जाता है और उसके बाद जो है पटसन जो है उसको, पटसन तंतु है उसको अलग कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास जाते हैं और तागा बन जाता है। फिर देखे होंगे गांव में उसके रेशे को खींच देते हैं, मतलब खींचते हैं और खींचकर ऐंठते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो रेशे हैं वो पास पास आ जाते हैं और खूब सुंदर एकदम जो है धागे जैसा बन जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी आपका तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 4, वस्तुओं के समूह को बनाना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, मिट्टी का तेल, सिरका, नींबू का रस उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है? पूछा है कि इनमें से कौन जल में घुल जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाएगा, बात तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन जल में घुल जाएगा, ठीक है। सिरका ये भी जल में घुल जाएगा, ठीक है। नींबू का रस ये भी जल में घुल जाएगा, लेकिन मिट्टी का तेल कभी भी जल में नहीं घुल सकते। तो पूछा है कौन सा जल में विलय है, तो ऑक्सीजन भी विलय है, सिरका भी विलय है और नींबू भी विलय है, यानी कि नींबू का रस। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 किस में, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील का प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ पारभासी है। आप पारभासी समझते हैं, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसका व्याख्या कर दिया है कि वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। माने वैसा पदार्थ जिसके आर पार देख सकें, इधर से देखें तो उधर का चीज़ दिखाई दे तो उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार नहीं दिखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, ओपाक्यू कहते हैं। और जिसके आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। कांच जो है पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी का उदाहरण है। यानी जो कांच होता है शीशा, उसके हम इधर से उधर देख सकते हैं तो वो पारदर्शी का उदाहरण होगा, लेकिन जो गत्ते का डिब्बा है, डिब्बा जो कार्टून का बनता है वो अपारदर्शी है। उसमें देखेंगे तो दिखाई देगा आर पार, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आगे है पारभासी क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिसके आर पार तो देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, माने देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो उसे पारभासी कहते हैं। यानी ट्रांसलूसेंट, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी होता है। जैसे तेल लगा कागज, यानी कि कागज में तेल लगा दीजिएगा तो देखिए उस पर दिखाई देगा लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो इस तरह को पारभासी कहा जाता है। अब इसने पूछा है यहीं आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा पारभासी है। पारभासी है स्टील का प्लेट। अब बताइए कोई स्टील है उसको आर पर देख सकते हैं, नहीं, ये तो अपारदर्शी में है, गलत हो गया। गत्ते का डिब्बा ये भी अपारदर्शी होता है। कांच, कांच माने शीशा, ये तो पारदर्शी होता है। पारभासी का मतलब होता है जिसके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, साफ सुथरा नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं पारभासी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, तेल लगा कागज। तेल लगा कागज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं,
ठीक है। आगे बोला है कि हमने चारों ओर की वस्तुओं एक ही पदार्थ से बनी है, पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। करें कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, माने विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका जो गुण होता है वो अलग अलग होता है, ये बात सही है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ये भी सही है। कुछ पदार्थ देखने में एकदम चमक होता है और उनका जो गुण है भिन्न भिन्न होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि सत्य नहीं है बताना। हमने चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ के होते हैं, ये तो गलत है। अब चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ का थोड़ी बनेगा। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, और जो पदार्थ का उपयोग है बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ वस्तु है जिसके निर्माण वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग उसका नहीं किया जा सकता है। और ऐसा तो ये तो सरासर गलत है कि चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है, ये गलत है। एक ही पदार्थ से नहीं बनती है। तो पूछा है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है केवल 2, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि हमारे चारों की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, न कि एक ही पदार्थ से। एक पदार्थ से थोड़ी बना है, अलग अलग पदार्थ से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए अब आ गया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। देखिए बोला है कि पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। उपयुक्त में से पृथक्करण की विधि या विधियां हैं, इनमें से कौन सा जो है पृथक्करण की विधियां हैं, तो ये सब हैं। पृथक्करण यानी कि होता है सेपरेशन, कोई वस्तु को अलग करने वाला। तो इसमें निष्पावन से भी वीनिंग जिसको बोलते हैं, डिकेंटेशंस यानी निस्तारण भी होता है, और निस्यंदन फिल्ट्रेशन भी होता है। ये तीनों जो है तीनों से जो है पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। यानी कि ये पदार्थों के पृथक्करण की ये तीनों विधियाँ हैं, निष्पावन भी है, निस्तारण भी है, निस्यंदन भी है। अब यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से जो विधियाँ हैं वो हैं। तो निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों को पृथक्करण की विधियाँ, यानी कि तीनों जो है पृथक्करण की विधियाँ हैं। निष्पावन भी होता है, निस्तारण भी होता है और निस्यंदन भी होता है। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेशिंग, वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयव को पृथक्करण की कुछ अन्य विधियाँ, मानी ये सभी जो हैं पृथक्करण की विधियाँ हैं। जैसे अवसादन है, चालन है, थ्रेशिंग है, वाष्पन है, हस्तचयन है जिसको हैंड पिकिंग बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों के अलावा। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, माने कौन सा विधि जो है बिल्कुल सही नहीं है, इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, सही नहीं है पहले टिक कर देंगे। करें किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। ठीक है। दूसरा है कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक्करण किया जाता है, ये भी ठीक है। कह रहा है कि आगे कि द्रव तथा उसमें अबिलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। अच्छा, तो कह रहा है कि इनमें जो है कौन सही नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ बोला है कि किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अगर कण जो है, जो भी कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में जो कण है उसके अमाप में अंतर है, बड़ा छोटा है, तो उसको अलग करने की विधि जो है चाल लेंगे। ठीक है, जैसे चलनी होता है उसे चाल देते हैं, तो जो मोटा होता है वो रह जाता है, और जो पतला होता है वो कण अलग हो जाता है, मोटा बड़ा वाला कण जो है अलग हो जाता है। तो ये अंतर चालन विधि द्वारा और निस्यंदन भी विधि द्वारा भी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आगे है कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक्करण किया जाता है। कह रहे हैं कि कौन सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है, इसमें ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा होगा कि चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है, इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग किया जाता है, बात सही है। आगे देखिए, अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए
अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े तथा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जैसे फिल्टर पत्र फिल्ट्रेशन होता है ना, तो अधिक महीन हो गया तो उसको छानने के लिए हम लोग कपड़ा लगा देते हैं या फिर फिल्टर पत्र जो होता है उसका प्रयोग करते हैं और इसी प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में मिश्रण के कणों के अमाप का अंतर का प्रयोग किया जाता है। निस्यंदन से भी जो कण जो बड़े आकार के जो कण हैं वो क्या होते हैं, आराम से अलग हो जाते हैं। ठीक है, निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन बी गलत है। तो यहाँ पे वही बोला है कि यहाँ पे जो है निस्तारण अगर लिखा रहता तो सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे बोला है कि द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि द्वारा द्रव में घुले ठोस अलग हो जाते हैं या फिर किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। कि द्रव है, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो वाष्पन प्रक्रिया कहलाएगा। आगे देखिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती। माने वो सीमा होता है, अब उससे अधिक अगर घोलिएगा तो वो नहीं घोल पाएगा। तो इस तरह के विलयन जो बनेगा उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। माने एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सकता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी विलयन है और उसके विलयन को अगर गर्म करेंगे तो उसकी जो विलयता होगी उस पर क्या होगा, उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी विलयता बढ़ जाएगा क्योंकि विलयन की ताप बढ़ेगा। जैसे सिंपल बात है, जैसे आग देंगे और विलयन है, विलयन का तापमान बढ़ेगा, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसकी विलयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। यानी कह रहा है कि जो भी औजार हैं उसमें लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाना है। जैसे लोहा का कोई बन गया कोई चीज़, उसमें लकड़ी का हत्था पकड़ने वाला जो लकड़ी का लगाना है, तो फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। जहाँ पे जिसमें लगाना है लकड़ी को, उसके जो हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा, ये सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा तो आसानी से जा सकता है। अब इसका व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे, कि औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, ठीक है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, यानी कि फंसाने के लिए उसमें कैसे वो लग जाए, इसके लिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था जो है आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है और जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे कस जाता है। यानी कि उसको गर्म करेंगे तो बड़ा हो जाएगा साइज में, और उसके अंदर जैसे ही डाल देंगे, हम उसे फंसा देंगे तो फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, तो फिर सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने से क्या होता है, जो हत्था उसमें हम लगाए हैं, उसके अंदर डाले हैं, वो बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाएगा, कस जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। तो वहीं आपको याद रखना है कि इस परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए और लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। ये बात जरूर याद रखना है कि जब भी घिसे को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से वलय में क्या परिवर्तन होता है, वलय उसका बढ़ जाता है, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे देखिए, ये भी सवाल जो दिया है कमाल का दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, ठीक है, दूध का दही बनना, ठीक है, नमक का पानी में घोलना, ठीक है, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणित है। उत्क्रमित कहने का मतलब रिवर्स, ठीक है, जो पुनः प्राप्त हो जाए, जो फिर से प्राप्त हो जाए। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तो कुछ को नहीं। जैसे कागज का जलना तो दूध का दही बना। मान लीजिए कागज जला दिए, अब जला दिए तो जल गया, फिर उससे कागज बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध का दही बनना, दूध से दही बन गया, लेकिन फिर अब दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। नमक का पानी में घोलना,
ये उत्क्रमित हो सकता है। नमक का पानी में घोलना, यानी कि नमक को आप पानी में घोलिएगा, फिर वाष्पन विधि से जो है जल को उड़ा दीजिएगा, तो बच जाएगा क्या, शेष बच जाएगा नमक। तो इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, यानी कि कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों को क्या करेगा, मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देगा, यानी कि मिट्टी से क्या बनेगा, बर्तन बना देगा। फिर उसको जो है मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, बोला है। ठीक है, उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि जबकि नमक का पानी में घोलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ये ठीक है, जो अब मिट्टी बना दिया, लेकिन जैसे ही मान लीजिए उसको पका देगा, मिट्टी जो बर्तन बनाएगा कुम्हार, अगर उसको पका देगा तो फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट होगा, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो उस चीज़ को मिट्टी के बर्तनों को भट्ठी में सेकने के बाद परिवर्तन जो होता है उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे अगर कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना जा रहा है, यानी कि मिट्टी से बर्तन बनाया तो फिर इसको तोड़ ताड़ के फिर मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन सेक के एकदम जो है उसको पका देगा तो उस कंडीशंस में वो नहीं हो पाएगा, वो उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो उत्क्रमित हो सकते हैं, 3 और 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर अगला जो है वीडियो यानी कि क्वेश्चन 7 से जो है उसको जो है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।